अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और आज इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग बुयेंसी और लॉज ऑफ फ्लोटेशन को डिस्कस करेंगे। और ये वाला टॉपिक पढ़ने के बाद, ये वाली दो चीज़ें पढ़ने के बाद, जो हमने एक सवाल छोड़ा था आर्शिमिडीज प्रिंसिपल वाली वीडियो के अंदर कि नीडल, एक सुई अगर पानी के अंदर डालो तो वो डूब जाती है, जबकि जो जहाज़ होता है इतना बड़ा, अगर वो पानी के अंदर रखो तो वो फ्लोट करने लग जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो उस वीडियो के अंदर हमने ये बताया था कि जब हम लॉज ऑफ फ्लोटेशन पढ़ लेंगे, ये बुयेंसी और लॉज ऑफ फ्लोटेशन वाला जब टॉपिक पढ़ लेंगे तो इसके बाद हमें उसका जवाब मिलेगा। तो वो भी आज इसी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर में। तो स्टार्ट करते हैं बुयेंसी की डेफिनेशन के साथ। और डेफिनेशन के मुताबिक इट इज़ द प्रॉपर्टी फोर्स। जी, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है बुयेंसी की, जो कि बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो कि हमारे फ्लूइड्स के पास होती है। डेफिनेशन के मुताबिक इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। ये हमारी फ्लूइड्स की एक प्रॉपर्टी होती है थ्रू विच इट एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स और अप थ्रस्ट, के जिसके मदद से या जिसके ज़रिए से जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं या फिर जो हमारा लिक्विड होता है वो अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, एक्सर्ट करता है, या फिर उसको अपवर्ड फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं। कि ये बुयेंसी जो है ये हमारी प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड्स की, जिसके ज़रिए से वो एक्सर्ट करते हैं एक अपवर्ड फोर्स या फिर अपथ्रस्ट की फोर्स ऑन द बॉडी, उस बॉडी के ऊपर विच इज़ होली और पार्शली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, जो कि या तो पार्शली या फिर कम्प्लीटली किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज्ड की जाती है। और ये चीज़ जो है ये हमने आर्शिमिडीज प्रिंसिपल के अंदर पढ़ी थी कि जब भी कोई चीज़ पार्शली या फिर कम्प्लीटली लिक्विड के अंदर इमर्ज की जाती है या फिर डीप की जाती है तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट की फोर्स लग रही होती है पानी की तरफ से। और वो जो अपथ्रस्ट की फोर्स होती है वो बराबर होती है कि जितना उस बॉडी ने वाटर डिस्प्लेस किया है अपनी जगह बनाने के लिए। तो बुयेंसी क्या है? ये वही प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड्स के पास होती है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारे पास वाटर है, पानी है, उसके पास बुयेंसी की प्रॉपर्टी है, तो उसका मतलब ये होगा कि जब भी उसके अंदर कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट इमर्ज किया जाएगा पार्शियली या फिर कम्प्लीटली, तो वो क्या करेगा कि उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट की फोर्स लगाएगा। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये तकरीबन तमाम फ्लूइड्स के पास मौजूद होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड्स के पास होती है, जिसके ज़रिए से वो एक अपथ्रस्ट की फोर्स अप्लाई करते हैं उस बॉडी के ऊपर जो उसके अंदर पार्शियली या फिर कम्प्लीटली इमर्ज की जाती है। अच्छा, अब इस जो हमारे पास ये वाली जो अपथ्रस्ट की फोर्स है, दिस अपवर्ड फोर्स इज़ कॉल्ड बुयेंट फोर्स। जो हमारे पास अपथ्रस्ट की फोर्स है इसको हम लोग बुयेंट फोर्स भी कहते हैं। ये तीन इसके नाम हैं। अपवर्ड फोर्स भी बोल सकते हैं जो पानी की तरफ से ऊपर की तरफ लगती है, इसको अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं, और इसको बुयेंट फोर्स भी बोल सकते हैं। ये तीनों के तीनों जो है वो एक ही चीज़ के नाम है, जो कि पानी की तरफ से या फिर किसी फ्लूइड की तरफ से या फिर लिक्विड की तरफ से ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, फोर्स एक्सर्ट होती है, अप्लाई होती है जब भी वो किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज किया जाता है या फिर फ्लूइड के अंदर इमर्ज किया जाता है। तो इसको हम लोग अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग बुयेंट फोर्स भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग अपवर्ड फोर्स भी बोल सकते हैं। ये तीनों इसी के नाम हैं। तो ये हमारे पास जो थी वो बुयेंसी थी, जो कि सिंपली एक प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड्स के पास होती है, जिसके ज़रिए से वो अपथ्रस्ट की फोर्स अप्लाई करते हैं। अब इसी बुयेंसी को देखते हुए अगर हम लोग यहाँ पे ये लिखें कि जब भी कोई बॉडी इमर्ज की जाती है लिक्विड के अंदर पार्शली या फिर कम्प्लीटली, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। व्हेन अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, two forces are acting on it। कि जब भी कोई बॉडी लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर इमर्ज की जाती है तो हमें पता है कि उसके ऊपर दो किस्म की फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही होती हैं। सबसे पहली फोर्स जो है वो द वेट
ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहली जो फोर्स है वो उस बॉडी का अपना वेट है, जो कि अगर फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे जो ये वाला हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हमें पता है कि इसका वेट जो होगा वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। ये वेट है जो इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो कि हमने अक्सर बहुत बार जो है वो पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो भी बॉडी होती है उसका वेट जो होता है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है टुवर्ड्स द अर्थ। तो ये वेट वाली फोर्स जो होगी ये इसके ऊपर अप्लाई हो रही होगी। और जो दूसरी फोर्स होगी वो अभी हमने ऊपर देखा, आर्चिमेडस प्रिंसिपल के अंदर भी देखा था कि वो जो होती है द अपथ्रस्ट, या फिर हम इसको बुयेंट फोर्स भी बोल सकते हैं, जो कि बॉडी के ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी पानी की तरफ से। यहाँ से यूँ ऊपर की तरफ लग रही होगी, जो कि हमने पहले से जो है वो नीचे लिख दिए इनके नाम, जो कि ये रहे, ये जो होगी अपथ्रस्ट की फोर्स होगी, या फिर इसको हम लोग बुयेंट फोर्स भी कह सकते हैं। अब कोई बॉडी फ्लोट करेगी यानी कि तैरेगी या फिर सिंक कर जाएगी या डूब जाएगी, वो डिसाइड करेंगी ये दोनों फोर्सेस। तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि दीज टू फोर्सेस विल डिसाइड whether a body will float or sinks। और यही जो दो फोर्सेस है हमारे पास, एक जो है वो ये वाली वेट ऑफ द बॉडी और एक जो है वो ये वाली अपथ्रस्ट यानी कि बुयेंट फोर्स, इन्हीं दो फोर्सेस को लेते हुए हमने लॉज ऑफ फ्लोटेशन बनाया। और लॉज ऑफ फ्लोटेशन के ज़रिए से ही हम लोग ये बताते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो फ्लोट करेगी या फिर सिंक कर जाएगी। तो हम लोग बढ़ते हैं अभी लॉज ऑफ फ्लोटेशन की तरफ, जिसके बाद हमें ये देखने को मिलेगा या फिर ये समझ में आ जाएगा कि कब कोई बॉडी जो है वो फ्लोट करती है यानी कि पानी की सरफेस के ऊपर तैरेगी, और कब कोई बॉडी जो है वो सिंक कर जाएगी। और वो इन दोनों फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इन दोनों के रिजल्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें ये बताएगा कि कोई बॉडी फ्लोट करेगी या फिर सिंक कर जाएगी। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने लॉज ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर, जो कि इन दोनों फोर्सेस को देखते हुए बनाया हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारे पास लॉ है फ्लोटेशन का, वो हमें ये बताता है कि इफ़ द वेट ऑफ द बॉडी इज़ मोर देन upthrust, it will sink। तो सबसे पहला जो हमारे पास लॉ है फ्लोटेशन का वो ये बताता है कि अगर जो हमारे पास वेट है बॉडी का, यानी कि ये वाली जो फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रही है, ये ज़्यादा है, इज़ मोर देन अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट की फोर्स से अगर जो हमारे पास ये वेट की फोर्स है, जो बॉडी की अपनी वेट की फोर्स है, ये ज़्यादा है, तो क्या होगा कि बॉडी सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। दूसरा जो लॉ है वो हमें ये बताता है कि इफ़ अपथ्रस्ट इज़ मोर देन द वेट, बॉडी विल फ्लोट। दूसरा लॉ जो है वो हमें ये बता रहा है कि अगर ये वाली अपथ्रस्ट की जो फोर्स है ये ज़्यादा हुई और जो बॉडी का अपना वेट हुआ वो कम हुआ, तो जो हमारे पास बॉडी है वो फ्लोट कर जाएगी। इसी तरह तीसरा और आखिरी लॉ जो है वो हमें ये बताता है कि इफ़ अपथ्रस्ट एंड वेट ऑफ बॉडी आर इक्वल, कि अगर ये अपथ्रस्ट की फोर्स और ये जो वेट की फोर्स है ये दोनों इक्वल हो जाएं, देन इट विल नाइदर सिंक नॉर फ्लोट बट रिमेन्स इन लिक्विड। तो ये हमारे पास 3 लॉ थे जो कि लॉज ऑफ फ्लोटेशन थे, और इन्हीं तीनों लॉज को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं
ये बताते हैं कि कोई चीज़ कब जो है वो फ्लोट करती है, तैरती है, और कोई चीज़ कब जो है वो डूब जाती है, और कब जो है वो ना तो तैर रही होती है ना तो डूब रही होती है, यानी कि पानी के अंदर मौजूद रहती है। तो ये 3 लॉज थे। पहला लॉ मैं ये बता रहा था कि अगर वेट ज़्यादा हो गया बॉडी का अपथ्रस्ट की फोर्स से, तो हमारे पास जो बॉडी है वो डूब जाएगी। अगर इसको हम लोग देखें तो ये वाला वेट जो है ये नीचे की तरफ लग रहा है, और अपथ्रस्ट की फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रही है। तो देखने से भी पता लग रहा है कि अगर ये वाला वेट वाली जो फोर्स है ये ज़्यादा हो गई तो जो हमारी बॉडी है वो डूब जाएगी। फ़र्ज़ करो कि जो अपथ्रस्ट की फ़ोर्स है वो 3 न्यूटन की लग रही है, और ये वाली जो फोर्स है ये अगर 5 न्यूटन की है, तो बॉडी जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। मतलब ये ब्लॉक है, एक 5 न्यूटन की फोर्स इसके ऊपर नीचे की तरफ से लग रही है, और एक 3 न्यूटन की फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रही है। तो लाजमी सी बात है जो बॉडी है वो ज़्यादा वाली फोर्स की तरफ जाएगी, यानी कि नीचे जाएगी, डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी। और दूसरे वाले केस के अंदर बोल लें कि अगर अपथ्रस्ट की फोर्स ज़्यादा हो जाए वेट वाली फोर्स से, तो जो बॉडी है वो फ्लोट करेगी। फ़र्ज़ करो कि ये जो है ये अब चेंज हो गई। अब जो हमारे पास अपथ्रस्ट की फोर्स है वो 5 न्यूटन की है, और जो वेट की फोर्स है वो 3 न्यूटन की है। तो जो नीचे की तरफ फोर्स खींच रही है वो कम है, ऊपर की तरफ जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है बॉडी के ऊपर वो ज़्यादा है। तो ये जो बॉडी है ये फ्लोट कर जाएगी। और अगर जो तीसरी कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि ये दोनों फोर्सेस अगर सेम हो जाएं, वेट की भी और अपथ्रस्ट की भी, यानी कि जो हमारे पास वेट की फोर्स है वो भी 5 न्यूटन की हो जाए, और जो अपथ्रस्ट की फोर्स है वो भी 5 न्यूटन की हो जाए, तो क्या होगा कि ना तो ये फ्लोट करेगी, पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगी, ना ही ये डूबेगी, नीचे की तरफ जाएगी, बल्कि लिक्विड के अंदर इसी तरह से मौजूद रहेगी। जो हमारा तीसरा लॉ था वो हमें ये बता रहा था। तो अब अगर आप लोग ये चाहते हो कि कोई चीज़ फ्लोट करे, मतलब आप किसी चीज़ को फ्लोट करवाना चाह रहे हो, पानी के ऊपर तैराना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि वो जो बॉडी है वो पानी के ऊपर तैरे, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो अपथ्रस्ट की फोर्स है उस बॉडी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लगे, यानी कि अपथ्रस्ट की फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए, और जो वेट की फोर्स है यानी कि उस बॉडी का जो अपना वेट है वो कम होना चाहिए। जो हमें ये दूसरा लॉ बता रहा है कि अगर अपथ्रस्ट की फोर्स ज़्यादा होगी उस बॉडी के अपने वेट से, तो जो बॉडी है वो फ्लोट करेगी। और ये अपथ्रस्ट की फोर्स हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या ये हमारे इख्तियार में है? जी बिल्कुल, ये हमारे इख्तियार में है। क्यों? क्योंकि जो अपथ्रस्ट की फोर्स होती है, हमने क्या पढ़ा था कि ये जो अपथ्रस्ट की फोर्स होती है ये किसकी इक्वल होती है? ये बेसिकली वेट होता है ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, कि ये जो अपथ्रस्ट की फोर्स होती है ये उसी पानी का वेट होता है जो पानी डिस्प्लेस होता है जब कोई बॉडी हम उसके अंदर इमर्ज करते हैं। तो अपथ्रस्ट की फोर्स बढ़ाने के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट को इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा, इस तरह से बनाना पड़ेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करे। मतलब जब हम उसको लिक्विड के अंदर इमर्ज करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करे। क्यों? क्योंकि वो जितना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा उतनी ही ज़्यादा अपथ्रस्ट की फोर्स भी उसके ऊपर लग रही होगी। तो ये हमारे पास जो थे 3 लॉस थे जो कि हमें ये बता रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा, कब सिंक कर जाएगा, और कब जो है वो ना तो सिंक करती है ना तो फ्लोट करती है, बल्कि लिक्विड के अंदर मौजूद रहती है। अब इसकी 4 एग्जांपल्स जो है वो आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं, और उनको वन बाय वन जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, और सबसे पहली एग्जांपल जो है वो हमारे पास इन्होंने कॉर्क की दी हुई है। और कॉर्क बेसिकली एक लकड़ी का ढक्कन टाइप का होता है, कैप होता है, जो कि कांच की बोतलों के ऊपर अक्सर लगा हुआ होता है। केमिस्ट्री लैब्स के अंदर आप लोगों ने अगर गए हो तो देखा होगा, इस तरह का ढक्कन होता है लकड़ी का। तो इसकी एग्जांपल दी हुई है इन्हीं लॉज ऑफ फ्लोटेशन को मद्देनज़र रखते हुए कि ये जो है जब हम इसको पानी के अंदर डालते हैं, फ़र्ज़ करो कि ये कंटेनर है और इसके अंदर हमने ये कॉर्क जब डाला तो ये पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। तो पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट ये क्यों करता है, या फिर इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि इसका जो वेट होता है, चूँकि ये हमारे पास लकड़ी से मिलके बना हुआ है, और लकड़ी की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। मतलब यूनिट वॉल्यूम के अंदर उसका जो मास आता है वो काफ़ी ज़्यादा कम आता है। और सिंपली अगर आसान लफ्ज़ों के अंदर बोलें तो इसका वेट जो होता है वो कम होता है, यानी कि जो वेट की फोर्स इसकी होती है वो कम होती है।
चूँकि ये जो मटेरियल है ये लकड़ी से मिलकर बना हुआ, और जो ये पानी डिस्प्लेस करता है, यानी कि जो अपथ्रस्ट की फोर्स इसके ऊपर लग रही होती है वो ज़्यादा होती है। इस कॉर्क वाली एग्जांपल के अंदर ये हमारे पास ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है, और जो इसकी अपनी वेट की फोर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ये जो होती है काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो यही वजह है कि ये पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, जो कि हमारा सेकेंड लॉ में बता रहा था कि अगर अपथ्रस्ट की फोर्स ज़्यादा हुई तो जो बॉडी है वो फ्लोट कर जाएगी। तो यही वजह है कि ये जो कॉर्क होता है ये पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। तो ये पहली एग्जांपल थी हमारे पास जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल है वो उन्होंने दी हुई है शिप की। जो दूसरी एग्जांपल है वो उन्होंने दी हुई है शिप की। तो शिप जो होते हैं हमारे पास बड़े बड़े जहाज़, जो हमारा टॉपिक भी था जिसका जवाब जो हमने यहाँ पे देना था। तो पहली जो चीज़ आ गई वो शिप, इससे अगली जो चीज़ है वो नीडल है। तो जब हम इन दोनों को पढ़ लेंगे तो वो जवाब खुद ब खुद जो है वो बन जाएगा। तो शिप के अंदर क्या होता है, इसको हम लोग इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो डिस्प्लेस करे। मतलब इसकी जो शेप होती है वो अगर हम टॉप व्यू से देखें तो हम खुद इस तरह से इसको डिज़ाइन करते हैं कि ये जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो डिस्प्लेस करे, और अंदर से जो होता है ये होलो होता है, मतलब अंदर से ये बिल्कुल खाली होता है। तो इसका जो अपना वेट होता है, वज़न होता है, वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि ये जो है फ़र्ज़ करो कि अगर एक बोट है तो लकड़ी से मिलके बनी हुई है, तो लकड़ी का पहले ही वज़न काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और दूसरा हम उसको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो डिस्प्लेस करता है। और तीसरी चीज़ कि ये अंदर से भी होलो होता है, खाली होता है, मतलब कुछ इस तरह से जो है ये इसकी शेप बनी हुई होती है। सिर्फ साइडों पे जो है वो लकड़ी मौजूद होती है इस तरह से, सिर्फ ये मटेरियल जो होता है इसका लकड़ी का बना हुआ होता है, और बाकी अंदर से जो है वो ये हम लोग होलो छोड़ते हैं, खाली छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसका जो अपना वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, और जो ये पानी डिस्प्लेस कर रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यही वजह है कि जो हमारे पास शिप्स होती हैं वो सिंक नहीं करती। शिप जो है अगर पानी के अंदर छोड़ें तो ये हमारे पास एक शिप है, और फ़र्ज़ करो कि ये सारा जो है वो समुंदर है, और हमने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो डिस्प्लेस करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस के अंदर भी जो अपथ्रस्ट की फोर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है, और जो इसका अपना वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, लेस होता है। तो यही वजह है कि जो हमारे पास शिप्स होती हैं वो फ्लोट कर जाती हैं पानी की सरफेस के ऊपर। तो तीसरी जो एग्जांपल है हमारे पास वो एक नीडल की है, यानी कि एक सुई की है, कि जो हमारे पास सुई होती है अगर उसको ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह की होगी। तो इसको जब हम लोग पानी के अंदर डालते हैं तो ये सिंक कर जाती है, डूब जाती है, यानी कि ये कंटेनर है और हम लोग डालेंगे ऊपर से तो ये नीचे आके इस तरह से सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी, पानी के अंदर चली जाएगी। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? सबसे पहला रीज़न तो ये कि ये जो सुई है ये आयरन से मिलकर बनी होती है या स्टील से मिलकर बनी होती है, जिनकी जो डेंसिटीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब कि इनका जो अपना वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो इनके ऊपर अपथ्रस्ट की फोर्स लग रही होती है, यानी कि जो ये पानी डिस्प्लेस कर रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो इसलिए ये जो हमारे पास सुई है ये सिंक कर जाती है, फिर डूब जाती है। तो ये हमारे पास आंसर था शिप और नीडल का, कि अगर एक सुई को पानी के अंदर डालें तो वो डूब जाती है और शिप जो है वो डूबता नहीं है। तो उनके पीछे रीज़न यही लॉज ऑफ फ्लोटेशन है। ये हमारे पास तीसरी एग्जांपल थी नीडल की, और आखिरी एग्जांपल जो है इन्होंने सबमरीन की दी हुई है, जो कि हमारी नेवी के पास मौजूद होती हैं सबमरीन्स। तो सबमरीन्स क्या करती हैं, उसको हम लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो पानी के ऊपर फ्लोट भी कर सकती हैं और वो पानी के अंदर भी चल सकती हैं, और उसको भी हमने यही लॉज देखते हुए डिज़ाइन किया है। सबमरीन के अंदर क्या होता है कि फ़र्ज़ करो ये हमारे पास जो है ऊपर सबमरीन है और नीचे इसके बड़े बड़े टैंक मौजूद होते हैं। फ़र्ज़ करो कि ये एक टैंक है और अभी फ़िलहाल जो है ये फ़्लोट कर रही है पानी की सरफेस के ऊपर। ये हमारे पास जो है वो पानी है, सी वाटर है, और इसके ऊपर जो ये सबमरीन फ़्लोट कर रही है, और ये जो टैंक है ये अभी फ़िलहाल जो है वो खाली है। तो सबमरीन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जब हमें पानी के अंदर जाना होता है या इस सबमरीन को पानी के अंदर डाइव करवाना होता है, तो ये जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे टैंक लगाया हुआ है जो कि इस सबमरीन के साथ ही होता है,
हम क्या करते हैं कि इसको पानी से भर देते हैं, मतलब समुद्र का पानी जो है सारे के सारा इस टैंक के अंदर भर देते हैं। तो इस टैंक के अंदर पानी भरने से क्या होगा कि जो हमारे पास सबमरीन का वेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और जब इसका वेट ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारे पास पहला लॉ था कि जब वेट बॉडी का ज़्यादा हो जाए और अपथ्रस्ट की फोर्स जो है वो कम हो जाए तो बॉडी सिंक कर जाएगी। तो ये आहिस्ता 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 पानी के अंदर जाती है और फिर पानी के अंदर चलने लग जाती है। और फिर जब हमें ऊपर आना होता है पानी से, तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमने इस टैंक के अंदर पानी भरा है इसको वापसी कंप्रेसर्स की मदद से समुद्र के अंदर फेंक देते हैं। यहाँ से इसको खाली कर देते हैं, इस टैंक से जो है वो पानी बाहर निकाल के फेंक देते हैं और यहाँ पे एयर फिल कर देते हैं। तो इस यानी कि इसको खाली कर देते हैं। तो उसको खाली करने से क्या होता है कि जो इसका वेट होता है ये कम हो जाता है, और जब ये कम होता है और अपथ्रस्ट की फोर्स दोबारा से ज़्यादा हो जाती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते पानी की सरफेस के ऊपर वापसी आ जाती है और उसके ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने बुयंसी और लॉज ऑफ फ्लोटेशन को डिटेल के अंदर डिस्कस किया, और इसी के साथ साथ जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर ख़त्म हुआ। और अगली वीडियो से जो है वो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम हीट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।